नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये राशि रस्तोगी की बुक है। करीब 200 पेज की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसको देखते हैं। ये इसके अनुक्रमण क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पहला पेज। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले ये कला के अर्थ की बात करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। कला की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। तो हम देखते हैं, इसमें कई लोगों के नाम, 11 लोगों के करीब नाम दिया गया है। पहले प्लेटो है। कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो और अरस्तु यूनान के साथ साथ हैं, मिलते हैं ना। अरस्तु कहते हैं कला प्रकृति का अनुकरण है। जो हम आगे पढ़ेंगे तो इसके विषय में समझ लेंगे, या आपको पता ही होगा, आप एक दो बार पढ़े होंगे। तो फ्रायड कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। फ्रायड को याद करना वेरी सिंपल। ये दमित वासनाओं, या आप ये कह लीजिए वासनाओं से संबंधित जो है, इनकी लाइनें आती हैं। दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्रोचे की बात करते हैं। हर एक महान कला ईश्वर कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय कला भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जाग जाए। मतलब कला क्या है टॉल्स्टॉय के अनुसार, कि जो आप दिखाना चाहते हैं वो अगला देख ले, उस हिसाब से उसके दिमाग में वही भाव आए जो आप उसको दिखाना चाहते हैं। हीगल के अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हीगल के अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हम आगे बढ़ते हैं, रस्किन को देखते हैं। ये कला मनुष्य के की भावनाओं, रस्किन के अनुसार कला मनुष्य की अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। कला लाइन है, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलता जुलता इनकी लाइनें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये कह रहे हैं कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। तो थोड़ा सा अंतर है, फिर से देखते हैं। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, ये रस्किन ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, और रस्किन के अनुसार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। दोनों थोड़ा सा अंतर है। हम देखते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जयशंकर प्रसाद, ये 9वां नंबर है। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमारे बोध के लिए मिलता है, वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नीत्शे के अनुसार है कला के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। कला जीवन के कड़वे अनुभवों में से मुक्ति का माध्यम है। कला का वर्गीकरण देखते हैं। छेमेन जो है उनकी पुस्तक है कला विलास, किसकी है? क्षेमेंद्र की। उसमें 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की, 10 भेषज कलाएं, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएं, 32 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधित कलाओं का वर्णन है। किसमें? क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में इन सब कलाओं का वर्णन किया है। कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। सामान्य सी बात है, आपको पता ही होगा, जनोपयोगी कला
और आपका एक होता है ललित कला, उपयोगी कला और ललित कला। अब जो मनुष्य के काम में आती हैं कलाएं, वो उपयोगी कला के अंतर्गत आ गई, जैसे आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी इत्यादि। और ललित कला एकमात्र उद्देश्य मानसिक आत्मिक आनंद प्रदान करता है। यह होता है ललित कला जो है मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। ललित कला में इसमें 2 शब्द हैं, मानसिक और आत्मिक आनंद प्रदान करता है ललित कला। ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार के माने गए हैं। ललित कला के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। ये सामान्य सी बातें हैं जो आपको पता होगा। हम अगले पेज पे चलते हैं। चित्रकला की, अब यहाँ पे जो हम ललित कला में 5 प्रकार की कलाओं को पढ़ा है, हम उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझेंगे। सामान्य सी बातें हैं, आपको निश्चित रूप से पता होगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे 2022 वाले एग्ज़ाम की तैयारी में, प्रिपरेशन में होंगे, तो आपको पता ही होगा। फिर भी हम एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। चित्रकला। चित्रकला मनोदशा तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग और ब्रश है। रंग और ब्रश की सहायता से हम चित्र बनाते हैं। दूसरा है मूर्तिकला। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप तथा आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण, पत्थर, औजार है। मूर्तिकला है। मूर्ति तो निश्चित रूप से पाषाण मतलब पत्थर और कांसा हो गया, धातुएं हो गई इत्यादि से बनाया जाता है। वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध, पुलें इत्यादि आते हैं। इसका आधार अगर बात करें किससे बनाया जाता है, तो चूना, मिट्टी, पत्थर इत्यादि। संगीत कला है। संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट, हृदयग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर तथा नाद है। पांचवा अपना अंतिम है काव्य कला। इस कला में स्वर व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ है। ललित कला देखते हैं। ललित कला के मुख्यतः 2 भाग हैं, रूपप्रत कलाएं और अरूपप्रत कलाएं। देखते हैं, पहला है रूपप्रत कलाएं। इसके अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिन्हें चाक्षुष मतलब आँखों से रूप होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला इत्यादि, जैसे जिसे हम आँखों से देख पाएँ। दूसरा है अरूपप्रत कलाएं। अरूपप्रत कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिसे चाक्षुष्य रूप नहीं होता वरन भाव अनुभव होता है, जैसे संगीत कला, काव्य कला इत्यादि। मतलब ये देख नहीं पाते हम, जैसे संगीत को सुनते हैं, काव्य कला को सुनते हैं, पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कला के प्रकार। कला के विभिन्न प्रकार हैं। किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है उसी आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। नंबर 1 है चित्रकला। भवन की भित्ति, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर अंकित। हम देखते हैं ना चित्रकला के जो हमें अच्छे स्वरूप में मिलते हैं, वो अभ्रंश शैली से ही शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले तो हम गुफाओं के और पाषाण और ये देखते हैं। मूर्तिकला देखते हैं। मूर्तिकला धातु, पत्थर तथा तरह से तराश कर दिया गया रूप मूर्तिकला है। कोई पत्थर है, उसको तराश के बनाया गया। जैसे बुद्ध की मूर्तियां हम देखते हैं गांधार शैली और मथुरा शैली में, तो तराश के बनाए गए हैं सब। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मृदा कला, मोहरी या सिक्के,
जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर भी कलाओं को विभाजित किया गया है। जैसे चित्रकला भवन की भित्ति, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज, भोजपत्र इत्यादि पे अंकित किया जाता है। धातु कला पीतल, तांबा से बनाई गई मूर्तियाँ, मृत्तिका में मिट्टी का उपयोग करते हैं, प्रस्तर में पत्थर का आकृति बनाने में उपयोग करते हैं। दंत कला में हाथी दांत पे निर्मित कलाकृतियाँ हैं जो हमें काफ़ी कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो आपकी कंपनी शैली हो या मुग़ल शैली हो। हमें लगभग हर जगह से हाथी दांत के कलाकृतियाँ देखने को मिली हैं। मूर्तिकला अपनी निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार के हैं, मूर्तिकला, उत्कीर्ण कला। मूर्तिकला क्या है? उसके चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसे मूर्ति का अवलोकन आगे पीछे चारों तरफ से, अब आप समझ लीजिए कोई मूर्ति है, उसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। नीचे नीचे माफ़ करिए, नीचे से तो नहीं होगा, फिर भी आप चारों तरफ से एक मूर्ति को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उत्कीर्ण कला क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को उभारते हैं, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र दो शैलियों में निर्मित होते हैं। कोई पत्थर है, उसके ऊपर जो उत्कीर्णन किया जा रहा है, कह रहे हैं इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक जो है हाई रिलीफ और एक जो है लो रिलीफ। एक चट्टान है, अगर हम उसके ऊपर उत्कीर्णन करना चाह रहे हैं तो एक होगा कि हल्का सा चित्र के जैसा बना के छोड़ दें, एक होता है कि उसमें बढ़िया से गहराई तक तराश कर आकृति उभारी जाए। हम देखते हैं आगे। हाई रिलीफ है पहला, इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए। और दूसरा हमें मिलता है लो रिलीफ। ये लो रिलीफ है, माफ़ करिएगा हम ब्रश चला नहीं पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं आज। तो लो रिलीफ देखते हैं, इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। और हाई रिलीफ में क्या देखे हैं कि गहराई तक तराशा जाता है ताकि आकृतियाँ अधिक उभर के सामने आए और जीवंत लगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया कला के विषय में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये षडांग की बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये षडांग। इसमें आप सिर्फ 2 लाइन याद कर लीजिए। रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वडिका भंगम इच्चित षडांकम। ये यशोधर पंडित ने लिखा है। हम इसी के विषय में देखते हैं। इसके 6 अंग हैं। वात्सायन रचित कामसूत्र में के 3 अध्याय की टीका जय मंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद किए। पहला है रूप भेद, दूसरा प्रमाण भाव लावण्य योजना, सादृश्य और छठवां आपका हो गया वडिका भंग। ये 6 हैं। रूप भेद देखते हैं। पहला है रूप भेद। रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। दूसरा है प्रमाण। इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। चित्र की लंबाई, जैसे ही चित्र में लंबाई चौड़ाई की बात करें, आप समझ जाइए प्रमाण की बात कर रहा है। भाव हो गया। भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। लावण्य योजना, लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, ये आपका लावण्य योजना हो गया। सादृश्य देखते हैं। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा बना रहे हैं, पता चला लगे बड़ा आदमी हो गया, वो बूढ़ा हो गया है। अब बूढ़ा बना रहे हैं तो पता चले
बच्चा हो गया, अब लड़के को बना रहे हैं तो पता चले लड़की का दृश्य बन गया, यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। वर्णिका भंग। भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। कला के 6 मुख्य तत्व हैं: रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वयन, अंतराल। हम देखते हैं रेखा। सामान्य सी बातें हैं। रेखा तो आप समझ रहे होंगे, 2 प्रकार की होती है। पहले हम रेखा देख लेते हैं। रेखा इसे सामान्य रूप में समझते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी जो है रेखा है। रेखा 2 प्रकार से है, सरल रेखा और दूसरा है वक्र रेखा। रेखा की परिभाषा देख लेते हैं। रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देशित करती है। रेखा के प्रभाव देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे रेखा के प्रकार दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और उसका प्रभाव दिए हैं जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। हम देखते हैं। पहला है लंबवत रेखा। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2, 3, 4 वर्ड एक ही साथ दिए जाते हैं, जिससे आप कन्फर्म हो जाएं कि कौन सा होगा। जैसे सीधी, लंबवत, अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें एक समान दिखाई देती हैं। पहले देखते हैं सीधी लंबवत रेखा। यह सीधी लंबवत रेखा है। लंबवत मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप देखते हैं खंभा हो गया दीवार का, सीधा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो रेखाएं होती हैं वो लंबवत रेखाएं हैं। प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, अस्थायित्व, शाश्वतता। इसके प्रभाव हो गए आकांक्षा, गौरव। दूसरी है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाती है, मतलब पड़ी हुई रेखा है। जैसे कागज़ पे स्केल रख के आप लाइन खींचते हैं तो वो आपकी दाएं से बाएं खींचते हैं या बाएं से दाएं खींचते हैं तो वो क्षैतिज रेखाएं में आती हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिया गया है। इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा का को आधार प्रदान करना है। ठीक है। प्रभाव देखते हैं। इस रेखा का मुख्य प्रभाव विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन, संतुलन इत्यादि है। दूसरा हम देखते हैं कोड़ी रेखाएं। कोड़ी रेखाओं में इस रेखा का मुख्य प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता है। कैसी रेखाएं हैं? कोड़ी रेखाएं हैं। कड़वत रेखाएं, आड़ी रेखा को कड़वत रेखा कहते हैं, मतलब तिरछा खींची गई है सिर्फ। प्रभाव, रेखा के मुख्य प्रभाव नाटकीय तथा प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता, ये आपके कड़वत रेखाओं के प्रभाव हैं। दूसरा है एक पुंजी रेखा। जब एक ही जगह से बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं, एक पुंजी रेखा हो गई। इसका प्रभाव देखते हैं। इसका मुख्य प्रभाव एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार है। अगला देखते हैं वर्तुल या वक्राकार रेखाएं। आप देख रहे हैं कैसे गोल गोल घुमा हुआ है। इसको देख के ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी रेखाएं कहाँ चल रही हैं। प्रभाव देखते हैं। इस रेखा का मुख्य प्रभाव भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति व शक्ति है। प्रभावी रेखाएं हैं। इस रेखा के मुख्य लक्षण गति, लावण्य और माधुर्यता है, माधुर्य है। प्रवाही रेखाएं, जैसे नदी बहती है उस हिसाब से दिखाई दे रहा होगा आपको। इस रेखा का प्रभाव जो है गति, लावण्य और माधुर्य है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है आकृति। तो अब रहने दीजिए। थैंक यू।
मेरे दोस्तों, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।